कर रखे हैं, कैसा कैसा होगा? जब एक 1200 कॉलेज, 1200 कॉलेजेस अंडर द शेल्टर ऑफ वन यूनिवर्सिटी इन एन एफिलिएशन सिस्टम, इज इट नॉट अ मॉकरी ऑफ आवर एजुकेशन? तो ये बातें, इसलिए मैंने कहा कि मैं तो ग्राउंड रियलिटी के साथ ही बोलने वाला हूँ। तत्वज्ञान की चिंतन बहुत बड़े लोगों ने यहाँ भी की है, बाहर भी किया जा सकता है, और हमारा जो बुकलेट है उसमें मैं भी एक कंट्रीब्यूटर हूँ, हमने वहाँ भी किया है। तो इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। छात्रों को कौन सा करिकुलम लगे, इसके बारे में भी पाठ्यक्रम, अभी ये नई सरकार को भी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाना है। मैं जो पुराना फ्रेमवर्क पढ़ रहा था 15 वर्षों पहले, 15 वर्षों में तो हमारे यहाँ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का काम ही नहीं हुआ। जो मेरे हिसाब से कम इट शुड टेक प्लेस एटलीस्ट आफ्टर एवरी 5 years। ये नहीं हो रहा है, इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता ज़रूर होगी। और ये करिकुला इनोवेशन के बारे में सातत्यपूर्ण अध्ययन, विश्व के बारे में सम्यक ज्ञान, मनुष्यत्व का निर्माण करने के लिए करिकुला में भी नैतिकता का समावेश। करिकुला यानी केवल एम्प्लॉयबिलिटी उत्पन्न करने वाली चीज़ ना हो, तो एम्प्लॉयबिलिटी के साथ साथ मनुष्य निर्माण भी हो। हमने इतना एम्प्लॉयबिलिटी के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया है कि मानव शिक्षा का हेतु एकमेव वही है। और इस प्रकार की चर्चा जब बढ़ने लगती है तो एजुकेशन वो ज्ञान मार्गी नहीं रहता है, वो अर्थमार्गी बन जाता है। करिकुलम में चलने वाली सारी बातें जो है वो इन्फॉर्मेशन के आधार पर चलती है, इन्फॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज। इस प्रकार का एक संघर्ष आज भी चल रहा है, पुराने दिनों से चल रहा था। स्वामी विवेकानंद का बहुत प्रसिद्ध वचन है, आप जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज नॉलेज, देन अवर लाइब्रेरीज वुड हैव बीन द सेजेस एंड द एनसाइक्लोपीडिया वुड हैव बीन द ऋषिज। वो कहते थे कि एक गधे के पीठ पर चंदन की लकड़ी रखी है, लेकिन गधे को क्या मालूम है, उसको तो केवल बोझ लगता है। तो ये सारा विषय इस प्रकार का होगा कि नॉट टू थिंक इन आइसोलेशन। फिजिक्स का ज्ञान देना है तो केवल फिजिक्स के डोंट, उसके साथ साथ मनुष्यता भी करनी चाहिए, उदाहरण भी उसे लेने पाहिजे। टीचिंग मेथोडोलॉजी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए कि जिसके आधार पर हमारा छात्र खड़ा रहेगा विथ वैल्यूज। मुझे लगता है कि करिकुला के बारे, समय के कारण मैं ज़्यादा नहीं विस्तार में जाऊंगा, लेकिन समय के कारण मैं इतना ही कहूँगा कि होलिस्टिक अप्रोच हैज़ टू बी देयर इन करिकुलर डिज़ाइनिंग। टाइम सेंस इन करिकुलर डिज़ाइनिंग हैज़ टू बी देयर आफ्टर एवरी 5 years एटलीस्ट। बहुत ही होगा 5 भी, मेरे हिसाब से 5 भी बहुत है। ये सारी बातें उसमें आने लगती है। एक बहुत बड़ा दूसरा विषय स्वामी जी ने और नचिकेता जी ने इसमें जोड़ दिया है। मुझे तो लगता था कि 2 अलग विषय करने चाहिए, शायद समय सीमा के कारण उनको ये करना पड़ा होगा। वैल्यूज़ इतना बड़ा विषय है, हम जब वैल्यूज़ की चर्चा करते हैं हमें लगता है कि स्कूल लेवल पर वैल्यूज़ है, दैट इज़ इनफ। सच बोलना, झूठ नहीं बोलना वगैरह वगैरह, लेकिन आज वैल्यूज़ के बारे में इतने बड़े आयाम हो चुके हैं कि इसका बड़ी गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। मैं नैक के प्रोसेस में काम करता था, वहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर था। पहले 5 वर्षों में कोर वैल्यूज़ का समावेश नैक के असेसमेंट में नहीं था। जब नैक की समीक्षा बैठक बैठी, हमारा ही जो काम चल रहा था उसका मूल्यांकन करने वाली बैठक बैठी, तो सारे लोगों के ध्यान में आया कि हमने ये सारे प्रश्न पूछे हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर्स कैसा है, फलाना फलाना ये है, लेकिन हमने तो नहीं पूछा कि आप वैल्यूज़ कैसे इनकलकेट करते हो। इसमें तो कहीं वैल्यूज़ का विषय नहीं आ रहा है। दैट वॉज द रियलाइजेशन फॉर द एक्सपर्ट सिटिंग इन द मीटिंग ऑफ नैक हु वर सपोज टू डिज़ाइन द नैक मैकेनिज्म। तो फिर बाद में 5 नेशनल कोर वैल्यूज़ का उसमें समावेश करने लगा। अच्छा रहा कि बाद में भी उसमें आ गया। अब उसका असेसमेंट और प्रकार से करना होगा। मेरे मन में विचार आता है कि किस प्रकार का विषय इस वैल्यूज़ में आना चाहिए। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अंश, ये तो सबके लिए है, पशु को भी है, मनुष्य को भी है।
लेकिन उस सुभाषित की अगली जो पंक्ति है वो शिक्षा की ओर ले जाती है, जिसमें वैल्यूज़ का विषय आता है। धर्मो विहीनः पशुभिः समानः। ये धर्म मध्य में रखकर वैल्यूज़ की निर्मिति करनी होगी। ये धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा वाला, ये हिंदू क्रिश्चियन मुसलमान वाले संप्रदाय का इसमें विचार नहीं है। रीडर्स डाइजेस्ट में एक IAS ऑफिसर ने उसका स्वयं का अनुभव लिखा था, मेरे पढ़ने में आया। बहुत ही टैलेंटेड था उनके स्वयं के बारे में। एक प्रकार ही वॉज जस्ट गिविंग अ कन्फेशन। अच्छा है, वो एक IAS ऑफिसर कन्फेशन पब्लिकली दे रहा है। उसने कहा कि मैं मेरे फैमिली के साथ जंगल में पिकनिक के लिए गया था और एक पेड़ पे लटका हुआ एक बहुत ही अच्छे पंछियों के घोंसले मुझे दिखाई पड़े। IAS ऑफिसर कहता है कि मेरे मन में विचार आया कि एक घोंसला घर में भी ले जाऊं तोड़कर, शोकेस में दिखाने के लिए बहुत अच्छा है। वो प्रयास कर रहा था लेकिन वो ऊपर होने के कारण वो तोड़ नहीं सका। तो एक गुराखी का लड़का जा रहा था, उसके हाथ में डंडा था। उसने कहा कि भाई वो डंडा दे दीजिए। उसने कहा कि क्यों? वो घोंसला मुझे लेना है, घर जाना है, शोकेस में रखना है, लोगों को दिखाएंगे कि जंगल में भी कितनी अच्छी कलाकृति रहती है। तो वो गुराखी का लड़का कहता है कि मैंने आपको डंडा दूंगा। तो एवरीथिंग इज़ परचेसेबल, इस प्रकार की हमारी एक प्रवृत्ति होने के कारण उस IAS ने कहा अरे भाई जो भी कुछ 10, 20, 50 रुपये होंगे ले दीजिए, आपको डंडा तो दे दीजिए। तो उसने कहा कि मैं डंडा तो नहीं दूंगा और मैं यहाँ खड़ा रहूँगा, मैं नहीं निकाल के दूंगा, आपको भी निकालने नहीं दूंगा। क्योंकि उस घोंसले में वो जो भी कुछ पंछी होगा उसके बच्चे हैं, अंडे हैं। आप घोंसला घर ले जाएंगे, उस पंछी की क्या स्थिति रहेगी? ये संवेदनशीलता धर्म ही मनुष्य को दे सकता है। क्या हमारे वैल्यूज़ में इस प्रकार की संवेदनशीलता उत्पन्न होती है? 40 वर्ष के अनुभव के पश्चात मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत थोड़ा होता है, ज़्यादा तो होता नहीं है। क्या पर्यावरण की रक्षा मूल्य व्यवस्था नहीं है? सारा ये जो परिवार है, सृष्टि है, मेरे ही लिए है। आई एम अ कंज्यूमर ऑफ इट। ये जो भाव आता है, ये भाव मन से निकालकर सृष्टि मेरी है, समष्टि मेरी है। पंडित दीनदयाल जी 4 सूत्र देते हैं। उनका पहला सूत्र ऐसा है, मनुष्य को, व्यष्टि को सबसे पहला शिक्षा का काम समाज से मिलता है, परिवार से मिलता है, समाज से मिलता है, संस्कार उससे मिलता है। वो समष्टि से मिले हुए शिक्षा और संस्कार के आधार पर वो आगे चलता है। फिर वो दूसरा विषय आता है, व्यष्टि समष्टि को कर्म देती है, उसके आधार पर। मैं अध्यापक बना क्योंकि मुझे ज्ञान मिला। मैं व्यक्ति हूँ, मैं समष्टि को कर्म देता हूँ, समष्टि उसको योगक्षेम देते हैं, समाज उसको, मेरा कॉलेज था, आपके वो समष्टि में उसको योगक्षेम देती है। चौथे पहलू पर वो कहते हैं कि व्यष्टि समष्टि को त्याग देगी, तेन त्यक्तेन भुंजितः। क्या यह हम पढ़ा नहीं सकते? क्या संस्कृत वचन पढ़ाना है पुराने गीतों में जाने का है? वैल्यूज उत्पन्न करने की बात सभी जगह आती है। हमारे साथ मेडिसिन में काम करने वाले श्रेष्ठ व्यक्ति बैठे हैं, दूसरों के कष्ट देखकर आंसू आते हैं। ये सारा विषय संवेदनशीलता का वगैरह हमारे इसमें आना चाहिए, नहीं तो आज ये बातें हो नहीं रही है। 4 पुरुषार्थों की शिक्षा क्या वैल्यूज में नहीं बैठती? धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब मैं ये धर्म अर्थ काम मोक्ष कहने लगूंगा तो मैं अनसेक्युलर का सिक्का लेकर जाऊंगा, ऐसा डर मन में लगने लगता है। अर्थ जीवन काम जीवन प्रत्येक मनुष्य का है, उसकी टर्मिनोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन अर्थ जीवन और काम जीवन है। कौन से तत्व के अनुसार चलना चाहिए? वो धर्म के तत्व के अनुसार चले। ये शिक्षा भाषा में दीजिए, विज्ञान में दीजिए, समाजशास्त्र में दीजिए, इस प्रकार की सारी बातें उसमें आनी चाहिए। सारे शिक्षा में टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण है, मैं टेक्नोलॉजी का स्थान कम नहीं करना चाहता। मेरे हिसाब से आज जो संघर्ष चल रहा है वो टेक्नोलॉजी वर्सेस ह्यूमैनिटीज़ का है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा वेतन देने वाली बात है। किसी ने कहा कि ICT
पहले ये कर दो। अच्छा है टेक्नोलॉजी की शिक्षा, लेकिन टेक्नोलॉजी की शिक्षा की प्रेरणा अर्थ प्राप्ति है। टेक्नोलॉजी की शिक्षा की प्रेरणा, इसके लिए हमारे सारे सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट्स बंद पड़ने लगे, और उसके कारण इस प्रकार का एक समाज का चिंतन करने वाला विद्वानों का वर्ग अभी बहुत कम होने लगा है। मुझे ये लगता है कि ऐसे सामाजिकता का भी समावेश हरेश शिक्षा में हो, न्याय का और दर्शन का, दोनों का। हमारे डॉक्यूमेंट में हमने लिखा है साइंस ऑफ लॉजिक भी सिखाना होगा और समाज के साथ चलने वाली शिक्षा भी सिखानी होगी। इस प्रकार के विषय आने चाहिए। विवाह संस्था का महत्व, आज हम देखते कि परिवार के बारे में बड़ी समस्याएं आने लगती है। इस प्रकार की और भी बातें हो सकती है, लेकिन सूची बनाना ये तो कोई काम नहीं है। अभी इस प्रकार के सारे मूल्यों का समावेश किस प्रकार करें, मुझे ऐसा लगता है कि सारे शिक्षा व्यवस्था में आप जैसे सारे लोग हैं, इसके ऊपर विचार करके शिक्षा में भी एक नैतिकता। सुबह कृष्ण गोपाल जी ने बहुत ही अच्छा विषय आपके सामने रखा, इंडिविजुअलिटी और पर्सनैलिटी। आज की शिक्षा से ज़्यादातर इंडिविजुअलिटी उत्पन्न हो रही है, पर्सनैलिटी कम उत्पन्न होती है। इंडिविजुअलिज्म सिखाने वाले, करियर, मैं तो कहता हूँ कि एक नया इज़म आया है, करियरिज्म। और ये करियरिज्म ऐसा है कि पहले क्या बनना है निश्चित हुआ जाता है, किनके द्वारा, अभिभावकों के द्वारा, तुझे ये बनना है, फिर वो बाकी सब उसके इर्द गिर्द तैयार करने की भूमिका उत्पन्न होती है। बहुत कुछ बोला जा सकता है, संक्षेप में विषय प्रवेश के लिए ही मैंने इस प्रकार की बात आपके सामने। आखिरी बात है, ये सब करने के लिए हृदय से हृदय जोड़ने वाला शिक्षक आज मिलता नहीं है। स्वयं के उदाहरण सामने रखकर चलने वाली शिक्षा सबसे प्रभावी शिक्षा है, और ये जो सबसे प्रभावी शिक्षा वाला साधन है वो शिक्षक है। स्वयं शिक्षक होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि इसके अभाव के कारण बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं। ऐसे सारे प्रश्नों का विचार आप तो हमेशा करते रहते हैं, लेकिन आज विद्वानों के साथ इस प्रकार की और चर्चा आगे चले तो उपयुक्त होगा। और इसी के साथ मैं मेरा निवेदन पूर्ण करता हूं और डॉक्टर कपिल कपूर जी से प्रार्थना करता हूं कि आपका वक्तव्य प्रारंभ करें। धन्यवाद। Well, I'm back again like a bad dream, you know. And this time, the substance of the dream is different. I say dream also deliberately because I've been talking these things for 40 years, 35 years, and I've also realized nobody listens. You see, I mean, nothing really happens, you see. And still, one must go on talking. The only people who listen are your students, you see, and it's very gratifying to see some of them come out and then speak your language. You see? Context, curricula and knowledge traditions. परिप्रेक्ष्य, पहले मैं देशपांडे जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। देशपांडे जी ने बड़ा ही एक पूरा विषय को पूरी तरह समझाया है, तो उसी में थोड़ी चीज़ें जोड़ने की बात है, तो उन्हीं को जोड़ेंगे। कॉन्टेक्स्ट तो सेल्फ एविडेंट है, दो प्रकार के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल कॉन्टेक्स्ट ये है कि एवरीबडी सीम्स टू फील that our education is not doing the job that it should do. That's everybody is aware. So everybody is, concerned about doing something. कुछ करना चाहिए। और external context ये है that for a large number of people, we have a system, we have a government, which we feel will support some of the things that most of us have been thinking
should be done in relation to education. So that is external context. So I leave it there, the two things. And I come to curricula. You see, basically, first of all, you know, most of the time when we discuss such issues, particularly education, mostly you get the impression that we all take it for granted that the system which is in existence is okay. It needs a little plastering here, a little replacement here, and a little modification there. And जैसे वो क्या होता है कि इंजन की सर्विस हो जाती है तो इंजन को थोड़ा दोबारा चला देंगे. मेरा बेसिक जो बिलीफ है, जो कि पता नहीं मैं कभी समझा नहीं पाता हूँ, कि हमारी शिक्षा बिल्कुल ही गलत है और इसका मूल चूल परिवर्तन चाहिए. इट इज़ फंडामेंटली अन इंडियन एजुकेशन. ये मैं कई बार कह चुका हूँ कि फंडामेंटली अन इंडियन है. द सिस्टम इज़ अन इंडियन. दी होल, आई मीन, सर ने सुबह किसी ने सर ने कहा था कि मैं मैकॉले में नहीं जाना चाहता. मैं भी नहीं जाना चाहता. और मैं वो एडम्स जिसने कि अच्छी बात कही थी, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता. इस वक्त क्या है कि ये जहाँ आप एक, देखिए कुछ भी कहिए, विदेशी भाषा ही है अंग्रेजी. जहाँ आप विदेशी भाषा को पहली क्लास से पढ़ाने लग गए और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जहाँ के संभ्रांत परिवार बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में नहीं भेजते थे, अपनी मातृभाषा के स्कूल में भेजते थे, वो भी अंग्रेजी वालों स्कूलों में भेजने लग गए. और गवर्नमेंट के लेवल पे निर्णय होता है कि अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए क्लास 1 से. अब वो ये जो सोच है, जबकि दुनिया भर के लोग बताते हैं कि भैया पहले कुछ साल बच्चे का जब कॉग्निटिव एबिलिटी, ज्ञान, वो जो बौद्धिक शक्ति है, वो अपनी मातृभाषा में ही विकसित होती है. एक तो ये बहुत एक बेसिक गलती हो रही है. दूसरी, चर्चा बड़ी चलती है जी, साउथ वाले नॉर्थ की भाषा जाने, नॉर्थ वाले साउथ जाने, 3 लैंग्वेज फार्मूला, 2 लैंग्वेज समवेयर 4 लैंग्वेजेस. हाँ, हम इतना भाषा के एक इतनी बड़ी संवैधानिक गलती कर बैठे. दुनिया के किसी संविधान में भाषा का नाम नहीं है. हमने भाषा को संविधान में लिख दिया और आज नतीजा ये है कि 23 लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया आर नाउ क्लासिकल लैंग्वेजेस. अब जिसका जोर चलता है, पहले तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होती है, फिर स्टेट बनती है, फिर उसके एमएलए बनते हैं, फिर उसके फॉलोअर्स बनते हैं और पैसा बंटता है नीचे तक. वो ड्राइव थी कि हमारी भाषा को रिकॉग्नाइज किया जाए. 22 भाषाएं ए शेड्यूल में, 28 भाषा साहित्य अकेडमी में है, क्योंकि पुरस्कार मिलता है तो पुरस्कार भी तो मिलना चाहिए. अब क्लासिकल लैंग्वेज, अभी अभी मराठी क्लासिकल लैंग्वेज हुई है, वो भी हुई. कन्नड़ भी, मैं तो कहता हूँ सारे ही क्लासिकल हैं, हम ही क्लासिकल नहीं है. संस्कृत को अब अगर आप ऑनर करना चाहते हो तो आप इसे नॉन क्लासिकल लैंग्वेज कह दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है. हाँ, क्योंकि ये नॉन क्लासिकल है. चमू शास्त्री जी पता नहीं मानेंगे कि नहीं, परंतु आप अपनी कंपनी देखिए. अब क्लासिकल की कंपनी में कौन कौन घूम रहा है ना. तो एक बात, मैं 2 बातें बताई अभी, तो चलते जाइए आप बहुत, पर हम कुछ नहीं कर सकते, सिस्टम नहीं बदल सकते. कई लोग कहते हैं भैया तुम हर एक को कोई पैसा मांगता है दे देते हो, मत दिया करो, बिगाड़ रहे हो, हट्टा कट्टा है, नौकरी कर लेगा. हाँ, समाज को गलत शिक्षा दे रहे हो. हमने कहा भैया ऐसा करो, तुम पहले सिस्टम बदलने की इंतज़ार कर लो, फिर जेब में हाथ डालना, है ना. पहले सिस्टम बदल लो, समाज बदल लो, समाज का परिवर्तन होगा, फिर संवेदनशील बनो. पहले समाज बदलिए, फिर संवेदनशील बनिए. तो पर इसलिए इन इंटरिम पीरियड में एज टीचर्स, एज एजुकेशनिस्ट, एज एजुकेशन प्लानर्स, हमको क्या करना चाहिए? व्हाट कैन वी डू? मैं अब अन इंडियन भी एक्सप्लेन नहीं किया. अन इंडियन इज इन सो, इट इज अन इंडियन इन सो मैनी वेज. आपकी यूनिवर्सिटियों की बिल्डिंग्स आर अन इंडियन,
colleges की buildings are un-Indian. They are all provide the AC का blocks. And they are और ली कर्बूजियर, क्या कर्बूजियर आ गया पंडित नेहरू जी का दोस्त, सारा हिंदुस्तान मैच बॉक्सेस बन गई, लिविंग मैच बॉक्सेस एंड इंस्टीट्यूशनल मैच बॉक्सेस। हाँ, वो एक कहते थे कि गुरुजी पेड़ के नीचे बैठे हैं, पीठ है उनकी, सिद्ध पीठ है, वो बच्चे बैठे वहाँ। अब वो एक कमरा होता है और उसमें एसी लगवाने के चक्कर में एसी के स्नॉच बन गए। आगे आर्किटेक्चर एयर करंट से होता था, यहाँ पे 8 महीने पूर्वा चलता है, पूर्वैया। और आप बिल्डिंगें जाके देख लीजिए, जिधर से हवा 8 महीने चलती है वहाँ तो दीवार होती है और खिड़कियाँ दूसरी तरफ। इतनी समझ नहीं, इतनी लाइट है बिल्डिंगों के अंदर। दिन में बल्ब जला के काम करना पड़ता है। कनॉट प्लेस चलिए, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, बल्ब जला के। फिर कहते हैं एनर्जी शॉर्टेज बहुत हो रही है कि नहीं सर? बिल्डिंगें अन इंडियन है, मीडियम ऑफ एजुकेशन अन इंडियन है, मीडियम आपके सब्जेक्ट्स भी अन इंडियन है, दे आर ऑल बोरोड। और आपकी जो एडमिरेशन है या जो फिलॉसफी आप पढ़ाते सिखाते हैं, हम यहाँ लेते हैं, वो भी अन इंडियन है, वो अमेरिकन है। आजकल अमेरिका बहुत साल अमेरिका फॉर थ्योरी, इंडिया फॉर डेटा, है ना? थ्योरी वहाँ की, डेटा हमारा। बड़ा अच्छा आइडिया दिया इस आदमी ने आर्टिकल में। देखिए, मैंने अपने गांव की स्टडी की, बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब अपने गांव को समझने के लिए अमेरिकन प्रोफेसर का आर्टिकल का सहारा लेते हैं। बदखल झील देखेंगे, कहेंगे मुझे लेक जनीवा याद आ रही है। हम लोग जो हैं, जो बात करते हैं, बड़ी बातें हुई कि जी देश से जोड़ना चाहिए, समाज से जोड़ना चाहिए। हमारे में से कितने लोग एक्चुअली रूरल इंडिया, गांव लोग किस तरह रहते हैं, पानी कैसे पीते, कहाँ का पानी पीते हैं, जोहड़ का पीते हैं, हैंडपम्प उनके कहाँ होते हैं, जोहड़ के किनारे होते हैं, और जोहड़ में भैंसें भी नहाती हैं। अब कभी कोई जानता है? हम उनकी भलाई करेंगे। इसलिए जितनी डेवलपमेंट, विकास, जितना विकास है वो इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स टुवर्ड्स दोज पीपल। अरे बेचारे बैकवर्ड हैं, देखिए सुविधा नहीं है इनके पास, इनके घर देखिए, हैं, इनको कोई कच्ची सड़कें हैं, देखिए, हैं, गांव के तीनों तरफ गंदा पानी पड़ा होता है, सफाई नहीं है। हम लोग जाते हैं फिर उनको सिखाने, और खुद एक रात नहीं बिता सकते वहाँ बिना एसी के। दिन में देखो सर, पेड़ के नीचे बैठा है, पेड़ खाट पे, और खाट के नीचे कुत्ता सो रहा है, और साथ में भैंस बैठी है, वो चबा रही है। What is this? What is this? Wasting their time. क्या कर रहे हैं ये लोग? तो सुनिए, क्षमा करिएगा, मैं 75 साल का हो गया हूँ। I have the liberty to say whatever I want to say. And even if you contradict me, don't accept me, doesn't matter. मैंने बहुत चीज़ों में अन इंडियन है। छोड़िए, चलिए, एलिजिबिलिटी ऑफ टीचर्स। मैंने सुना पीएचडी बड़ी अच्छी होनी चाहिए, रिसर्च बड़ी मीनिंगफुल होनी चाहिए। ये रिसर्च का शब्द ही हमने अमेरिका से सीखा। ब्रिटेन भी, जो रेड ब्रिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिका, वो भी रिसर्च करने लग गई। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज में प्रोफेसर होते थे इंग्लिश लिटरेचर के, जो सिर्फ पोएट होते थे, कोई डिग्री नहीं होती थी, पोएट है, प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर है, अपॉइंट होते थे। And rarely we used to find in good universities, professors who did research. They wrote books. That's different. They didn't do research, है ना? They don't do that. हमारे लिए रिसर्च भी ऑब्सेशन बन गया। API स्कोर बना दिया प्रमोशन के लिए। आपने कभी ध्यान से API स्कोर देखा है? उसमें टीचर
कैसा पढ़ाते हो, टीचिंग कितनी करते हो, वो कॉलम ही नहीं है ही नहीं, इट्स नॉट देयर। कितने सेमिनार अटेंड किए, नेशनल और इंटरनेशनल, कितने जर्नल्स में, रेफरीड जर्नल्स में। रेफरीड का मतलब आधे लोगों को समझ नहीं आता है। रेफरीड जर्नल में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में नैक, सर ने नैक का नाम लिया, नैक की टीम गई, चम्मू शास्त्री जी वेदों के डिपार्टमेंट में गई, और नैक का प्रोफेसर कहता है आपके पब्लिकेशन बताइए, इंटरनेशनल कितने पब्लिकेशन है। जिस प्रोफेसर को संस्कृत के सिवाय कोई भाषा नहीं आती, सिर्फ वेद पढ़ता पढ़ाता है, उसे पूछ रहे साइटेशन इंडेक्स बताओ। ठीक है, मैं गलत कह रहा हूँ सर? आप कह रहे जी बड़ी, हमने बड़ा सोचा शिक्षा को इम्प्रूव करेंगे, कर लीजिए कोशिश आप भी। वैल्यूज़ की हालत ये है सर, वैल्यूज़ की। नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया का एक कोर्स हमने बनाया सीबीआई के लिए, 11वीं 12वीं का बता रहे थे, और नचिकेता जी भी जानते। किन्होंने बनाया? जिन्होंने एक पैसा नहीं लिया, हम जैसे लोग, जगबीर सिंह, हम बुढ़े बुढ़े प्रोफेसर हैं, और कुछ कमिटेड टीचर्स, स्कूल टीचर्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटेड। मतलब रात को 3 बजे भी मेल में भेजेंगी कि सर इतना कर लिया है, बाकी हम सुबह भेजेंगे। रात भर लग के, एक पैसा नहीं दिया। बनाया वो कोर्स, बनाया नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया। उसे सोचा भाई, उसका क्या है कि स्कूल उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। स्कूल एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जब एडमिशन देती है 12वीं पास को, उसको वो सब्जेक्ट ही नहीं मानते। ये तो सब्जेक्ट ही नहीं है, ये नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिया, ये कोई सब्जेक्ट है? नॉलेज ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ टिम्बकटू हो तो समझ भी आए, टिम्बकटू तो फिर भी चलेगा। ये इंडिया के नॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया, परसेंटेज नहीं, तो उनको गिनते नहीं हैं, उसको काउंट नहीं करते हैं। कर लीजिए ठीक, आप इसको भी किसी तरह अगर हो सकता है तो, है ना? तो सर अन इंडिया। अब मैं आता हूँ जब प्रैक्टिकली हमने, इसलिए हमने तो एक बहुत पहले 1975 में जब लोगों ने ये बातें नहीं करनी शुरू करी थी कि इंडियन भी, हम तो कई साल इसी से जूझते रहे। लोग हमें कहते थे व्हाट इज़ इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाई, हिंदू शब्द तो बैंड था, हैं? हिंदू कहने से वैसे ही नाराज़ हो जाते थे, तो इंडिया कहना शुरू किया। इंडिया कहना शुरू किया तो ये व्हाट इज़ इंडिया, व्हाट डू यू मीन बाई इंडिया। देन आई रिवर्टेड बैक टू हिंदू। एक अच्छा ऑडियंस था, तो उन्होंने कहा, उनके आईब्रोज वर रेस्ड व्हेन आई यूज द वर्ड हिंदू। तो मैंने कहा आई यूज टू यूज द वर्ड इंडियन और इंडिया।